नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। नागपुर एक ऐसा शहर है महाराष्ट्र का जो इस समय उफान पर है, क्योंकि वहाँ पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं नागपुर शहर से आते हैं, लेकिन नागपुर में बिल्कुल दंगे जैसी स्थिति हो गई है। और किस चीज़ को लेकर? औरंगज़ेब के नाम पर। औरंगज़ेब की वहाँ पर एक जो टूम्ब है, जो मज़ार है, उसको हटाने की बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने की थी। और कल जब इसको लेकर वहाँ पर हिंसक झड़पें हुई, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि अभी जो हाल में छावा नाम की जो फ़िल्म आई थी, वो ज़िम्मेदार है इस तरीके की भावनाओं को भड़काने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर औरंगज़ेब की जो मज़ार है उसको हटाने की बात हो रही है, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कहता है और मुख्यमंत्री ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ये नहीं कह रहा है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसे बदली कैसे बिगड़ गई, वो क्यों नहीं कानून व्यवस्था का संरक्षण कर पाया, उल्टा वो एक फ़िल्म को ज़िम्मेदार मानता है। तो क्या कहें? क्या आज देश उसी हालात में एक बार फिर से जाने वाला है जो हमने 90 के दशक में जो बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, तो उस समय जो देखा था, क्या उसी तरीके के हालात महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं? और क्या जानबूझकर महाराष्ट्र को एक सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया जा रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पराज देशपांडे इस समय कोल्हापुर से जुड़ रहे हैं। पुष्पराज देशपांडे एक किताब है भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने लिखी थी, उसके लेखक हैं और साथ में इंडिया अलायंस के साथ बहुत करीबी से काम भी करते हैं। पुष्पराज, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। अ, आज एक प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आपके साथ जब डिस्कशन कर रही थी औरंगज़ेब की इस पूरे विवाद को लेकर, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। वहाँ पर आपने कहा कि ये बाबरी मोमेंट है देश के लिए और खासकर महाराष्ट्र के लिए। मैं चाहती हूँ कि अगर इस पर आप थोड़ा-सा और विस्तार पूर्वक ढंग से अगर आप बोलें, तो शायद व्यूअर्स को ज़्यादा समझ में आएगा कि इस समय जो हालात हैं महाराष्ट्र में और खासकर नागपुर में, वो कितने संवेदनशील हैं। जी, पुष्पराज। सॉरी, मैं म्यूट कर रहा था हाँ, अपने आप। या बोलिए। जी। नीलू जी, आपको और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा हर रोज़ मुगल बादशाहों का या मुसलमानों पर हमला करती है। ये उनका एक स्टैंडर्ड टूल किट रहा है पिछले 11 वर्षों से। ये आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो या 2024 के चुनाव के पहले ज्ञान-वापी मस्जिद हो या 2024 महाराष्ट्र चुनाव के पहले विशालगढ़ की मस्जिद हो कोल्हापुर के पास या टीपू सुल्तान हो या अब औरंगज़ेब का मकबरा हो। हर विवाद के पहले और उसके पीछे भाजपा को कोई पाप या गलती छुपा रही होती है, जिससे भाजपा हमारा ध्यान हटाने की कोशिश करती है। अब ये जो आपने कहा कि ये बाबरी मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो वचन पार्टीशन के बाद भारत ने एक-दूसरे को दिया था, भारत ने मुसलमान समाज को दिया था, वो बाबरी के बाद एक बार तो तोड़ा ही गया था। लेकिन आज हर रोज़ भाजपा उसी वादे को तोड़ रही है कि हम लोग एक कम्युनल हार्मनी में हम लोग रहेंगे, प्यार, भाईचारा और गंगा-जमुनी तहज़ीब में हम लोग रहेंगे, उसमें विश्वास रखेंगे और जिसको उपनिषद में कहा है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन भाजपा की पूरी फ़ितरत ही एंटी हिंदू रही है, जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं और भारत के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। और अब ये क्यों कर रही है, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो असली समस्या है, भाजपा जानबूझकर उनसे ध्यान भटका रही है और आप समझिए, मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ, अगर आपने इस बार का बजट पढ़ा हो महाराष्ट्र का या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं बस आपसे 2 मिनट चाह रहा हूँ नीलू जी। पिछले 42 महीनों से हर दिन, प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ खाली है। राज्य पर आज के समय 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और सालाना बजट, हमारा जो महाराष्ट्र का बजट है, सालाना बजट 7 लाख करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में 14 जिलों की प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम है, वो देश की एवरेज व्यक्ति आय से भी कम है। 14 जिलों में से, मतलब 14 जिलों में।
भाजपा के शासन में महाराष्ट्र छेड़छाड़ में के मामलों में सबसे नंबर है, बलात्कार के मामलों में तीसरे स्थान पर है। इसी तरह सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और सरकारी अस्पतालों की स्थिति मतलब दयनीय है, सच कहे तो। अब केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकारें ये है, ये मोदी जी ने भी दावा किया था, फडणवीस जी ने दावा किया था और उन्होंने हमको कहा था कि ये हमको मतलब डबल एक्सेलरेशन, डबल डेवलपमेंट देंगे। लेकिन सच्चाई आप देखिए, वो व्यवस्थित रूप से महाराष्ट्र के पतन को तेज़ी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 3 उदाहरण दूँगा मैं। आईएफएससी अथॉरिटी है, उसको गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि भारत की बैंकिंग जमा में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 12.8% है, जबकि गुजरात की सिर्फ 5.4% है। इसी तरह भाजपा के शासन में पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र ने टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट जैसे 1.9 लाख करोड़ रुपए की परियोजना या प्रोजेक्ट्स खो दी है। इन ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के बजाय भाजपा 300 साल पुराने मकबरे को तोड़ने की बात कर रही है और औरंगज़ेब टीपू सुल्तान की बात कर रही है। देखिए, भाजपा जो कर रही है, वो बाबरी जैसी स्थिति पैदा कर रही है और वो ऐसे जगह पे जहाँ वो औरंगज़ेब का मकबरा है, मतलब उसके बिल्कुल पास मतलब पैदल दूरी पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा गुफाएँ है, अजंता है और कैलाशनाथ मंदिर है। मतलब क्या इस तरह भाजपा इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा दे रही है? क्या ये है उनका न्यू इंडिया? सच कहे तो भाजपा ने भारत से एक वादा किया था, जब मोदी जी सरकार में आए थे। गुजरात मॉडल को उन्होंने बोला था कि मैं राज्य देश भर में लागू करूँगा। अब गुजरात मॉडल की जो भी विफलता है, वो एक बात है। लेकिन उन्होंने एक वचन तो दिया था ना इस गुजरात मॉडल में कि विकास आएगा, अच्छे दिन आएँगे, न्यू इंडिया आएगा। लेकिन गुजरात मॉडल को हमको इम्प्लीमेंट करके नहीं दे रहे हैं। वो हमें मणिपुर मॉडल पैदा कर रहे हैं। जी, पुष्पराज, दीदी। आपने ज़िक्र किया था औरंगज़ेब के मकबरे का। आप तो खुद कोल्हापुर में रह रहे हैं और कोल्हापुर में भी दंगे जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। अभी हमने पिछले साल ही देखा था। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी महाराष्ट्र में बीजेपी की है, क्या वाक़ई में औरंगज़ेब के मकबरे को तोड़ गिराएँगे फडणवीस? क्योंकि वही चाहते हैं, उन्होंने खुद भी इस बात को लेकर कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है औरंगजेब का जो मकबरा है। और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है और हिस्ट्री बताती है इस चीज को। फिर कुछ लोगों ने कांग्रेस को ब्लेम किया, कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए, हम तो चाहते तो गिरा देते, लेकिन कांग्रेस ने अपने जमाने में उस औरंगजेब के मकबरे को एएसआई से प्रोटेक्ट करवा दिया। इस तरीके की बातें जो अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर करता है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, उससे बिल्कुल साफ लगता है कि औरंगजेब के मकबरे को ये लोग गिराकर विध्वंस कर देंगे? ये जो कर रहे हैं ना, भाजपा जो कर रही है, वो बिल्कुल ही एहिस्टोरिकल है, इतिहास के परे है, इतिहास के विपरीत है। क्योंकि अगर उन्होंने इतिहास पढ़ी होगी, हालाँकि ये इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतने कुछ पढ़े-लिखे वो लोग है नहीं ये लोग। लेकिन अगर इतिहास पढ़ी होगी, तो जो छावा पिक्चर जिसके ऊपर बनी है, जो महाराज के ऊपर बनी है, शाहजी महाराज के ऊपर जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र है, उनके जो पोते थे, शिवाजी महाराज के जो पोते थे उस समय के शाहू महाराज, वो लगातार उधर जाते थे मकबरे में। वो पैदल गए हैं औरंगाबाद इस मकबरे पे चढ़ाने के लिए। और आप समझिए कि महाराष्ट्र की जो प्रगतिशील और अब मैं इसको कैसे जो प्रगतिशील और उदार संस्कृति है ना, भाजपा उसके विपरीत इस संस्कृति को, इस ज़मीनी संस्कृति को नष्ट कर रही है। आप नॉर्थ इंडिया में इसको गंगा-जमुनी तहज़ीब कहते हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, ये जो उदारवादी संस्कृति है हमारी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके संत तुकाराम हो, राजर्षि शाहू महाराज हो, महात्मा फुले हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, गोखले थे, सावित्रीबाई फुले थी, गोविंद पंसारे दाभोलकर और हमीद हलवाई। इन्होंने मतलब बचाए रखी थी, इसको और बढ़ोतरी दी थी। इन सारे के सिखों के खिलाफ है, उसके विपरीत है। देखिए, भाजपा जो कर रही है, देवेंद्र फडणवीस जो कर रही है, ये एक सोची समझी गई चाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्हीं के पास गृह विभाग भी है,
राइट? और नागपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, वो उसके लिए अब छावा पिक्चर पे को दोषी ठहरा रहे हैं। फडणवीस जी सत्ता में है या विपक्ष के नेता है? लॉ एंड ऑर्डर किसके खाते में है? उनके पास ही तो है। मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल विफल रहे हैं। ये उनकी गलती है। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जी ने उनके साथ-साथ नीलेश राणे, नवनीत राणा और तेलंगाना की जो एक विधायक है उसका क्या नाम है? टी राजा। इन जैसे भाजपा नेताओं ने सांप्रदायिक और घृणित टिप्पणियाँ दी है, जिससे माहौल बिगड़ गया है। और माइंड यू, ये जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आरएसएस के भी विपरीत है। ये सोच समझ के कह रहा हूँ। देखो पिछले दिसंबर 22 या 23 दिसंबर मुझे याद नहीं है, 2024 में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव को और एकता का आह्वान किया था उन्होंने और उन्होंने कहा था इसको संयम रखिए, उसको बरकरार रखिए। और संघ में जो कट्टरपंथियाँ है, उनको चेतावनी दी थी कि मुस्लिम इमारतों को मत तोड़ो और उनको आग्रह किया था कि सद्भाव और एकता से रहे। लेकिन यही तो वीएचपी और बजरंग दल और भाजपा कर रही है। तो मतलब मोहन भागवत जी ने इनसे पूछना चाहिए कि आरएसएस के जो राम राज्य के जो सपना देखा था आरएसएस ने, कि ये है उनका राम राज्य। और नीलू जी देखिए, ये सब बातें तो अभी लॉ एंड ऑर्डर की बातें, ये सब तो एक दूसरी मतलब लंबी बातें हैं। मैं आपसे एक बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ, संरचनात्मक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इनकी इनकी जो पूरी रणनीति है, ये आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर जो प्रगतिशील इंसान भारत में है, जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, ये जानता है। भाजपा जब औरंगज़ेब, टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब के मकबरा या ज्ञान वापी, ये सारी जो मुद्दे उठाती है या लाउड स्पीकर की बात करते हैं या कपड़ों से पहचाना जाए या मंगलसूत्र छीन लेंगे या गाय भैंस छीन लेंगे, ये क्या इसके नीचे कोड वर्ड क्या है? ये कोड वर्ड यही है ना कि मुसलमान हिंदू नहीं, मुसलमान भारतीय नहीं है। यही तो है और तो कुछ नहीं नीलू जी। ये नहीं, बेसिकली लेकिन डॉग नहीं, नहीं, नीलू बिल्कुल आप जी, हाँ, मैं हाँ, ये बोलिए, बात बोलिए, बस आप खत्म करिए। बेसिकली वो मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, राइट? कि मुसलमान भारतीय नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, यही तो है ना? अब मैं भाजपा से 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। 11 वर्ष अगर कोई टेनेंट घर में रहे, तो कानूनी तौर पर वो कह सकता है कि इस घर पे मेरा दावा है, क्योंकि मैं 11 वर्ष से ज़्यादा रहा हूँ। मुसलमान जो या तो बाहर से आए, जो भी है, वो हिस्टोरिकल मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। अगर आप मानते हैं कि वो बाहर से आए, एक बात है। अगर आप मानते हैं कि आप वो कन्वर्ट हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुसलमान भारत में हज़ार साल से ज़्यादा रह रहा है। हिंदू भी उसके पहले 1000 साल से रहा है। तो कब तक मतलब कितने वर्ष चले जाएँगे जिसके पहले आरएसएस, भाजपा मुसलमान को भारतीय समझेंगे? पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर इनको सचमुच लग रहा है कि 800 1000 साल के मुस्लिम रूल के बाद, हालाँकि इसमें चोला, सातवाहना जितने भी मराठा किंगडम्स को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अलग बात है। कश्मीर में जो थे, उनको नज़र डोगरा का जो राज्य था, उन सबको नज़रअंदाज करते हैं भाजपा कन्वीनिएंटली। लेकिन इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। ये भी भूल रहे हैं कि राजपूत और मुगल एक साथ काम करते थे वगैरह-वगैरह, ये भी भूल जाइए आप। लेकिन अगर सचमुच हिंदू खतरे में है, जैसे भाजपा दावा करती है आज, तो 800 हज़ार मुस्लिम सालों के मुस्लिम शासन के बाद ऐसे क्यों है कि आज भी 80-85% भारतवासी हिंदू है? हिंदू कहाँ से खतरे में है? मतलब ये लॉजिकली क्वेश्चन्स हमने पूछनी चाहिए ना लेकिन उनसे। क्या ये एक पुष्पराज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये बीजेपी की कोई एक ग्रैंड डिज़ाइन लग रही है? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को भी एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया। गुजरात पहले से बना हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र को भी हिंदुत्व की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये एक नया प्लान है बीजेपी का कि एक के बाद एक सारे राज्यों को इसी तरीके से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर और फिर कह दो कि भई हमने तो हिंदू राष्ट्र बना दिया। नीलू जी, मैं आपसे थोड़ा डिफ़र करता हूँ। देखिए महाराष्ट्र गुजरात से या मध्य प्रदेश से ये मॉडल अडॉप्ट नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, जो भी इतिहास पढ़ चुका है, ये जानता है कि महाराष्ट्र 3 बड़ी संस्कृतियों को जन्म दे चुकी है। एक कांग्रेस संस्कृति, एक सीपीआईएम कम्युनिस्ट की संस्कृति और संघ परिवार। तीनों संस्थाओं की जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र ही है।
तो ये जो कॉन्जर्वेटिव जिसको कहते हैं कॉन्जर्वेटिव सांस्कृतिक विचारधारा है, ये हमेशा हमेशा से महाराष्ट्र में रही है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट ट्रेडिशन है, ये हमेशा फ्रिंजेस पे रहा है। आज के समय भाजपा उस एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को मेनस्ट्रीम कर रही है। अब और उसको मतलब उसको मेनस्ट्रीम करके बाकी धर्मों के खिलाफ, बाकी हिंदुओं के खिलाफ भी, जो लिबरल हिंदू है, जो प्रगतिशील हिंदू है, उनके खिलाफ वेपनाइज़ करके उन पे वार कर रही है। आप समझिए, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आपके कई सारे दर्शक भी हिंदू हैं। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप एक ही किस्म के कपड़े भी पहन सकते हैं या एक ही किस्म का खाना खा सकते हैं? देखिए, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मराठा भी, हिंदू भी, ओबीसी भी, दलित भी, ब्राह्मण भी, सारस्वत ब्राह्मण भी है, ये सब लोग मच्छी खाते हैं, मीट खाते हैं, राइट? फिर शादी की बात रही है, हमेशा से हम लोग एक-दूसरे के साथ शादी करते हैं, मतलब अलग-अलग रिलिजन, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये जो लिबरल हिंदुइज़्म को जो ये लोग तोड़-मरोड़ के एक फैनेटिकल रिलिजन बना रहे हैं, ये सिर्फ़ एक कट्टरपंथीवाद है और कुछ नहीं है। और ये जो मॉडल वो थोपना चाह रहे हैं, ये क्यों थोपना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक उदाहरण दिया था। ये इसलिए थोपना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कोई सक्सेस नहीं है, सिर्फ़ विफलता ही है इनके पास ना। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक तौर पे और इवन भू-राजनीतिक तौर पे उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 11 वर्षों में क्या है इनके पास दिखाने के लिए? तो लेकिन जब जो आपको ध्यान भटका, देखिए, ये उनका टूल किट है, ये ध्यान भटका के लोगों को गुमराह करके उनसे वोट माँगते हैं, हर बार और कुछ नहीं है। और कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनके पास। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि भई उनके पास विफलताएँ हैं, उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं, तो वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरा बड़ा प्लान जो सामने आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वो 2029 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना। अब अगर ये प्लान भी सामने आ रहा है, जो कि सत्ता के गलियारों में जिसको लेकर डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस सपना देख रहे हैं कि वो 2029 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, तो इस समय पहले तो उनको एक बहुत ही लिबरल लीडर माना जाता था, हालाँकि वो आरएसएस के करीब थे और मैं भी उनके जो करियर के शुरुआती दिन थे, उन दिनों मैंने भी देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत इंटरैक्ट किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा चेहरा फडणवीस का मैं सामने देखूँगी। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर आपको लगता है कि मोदी और शाह साहब के अंदर किस तरीके की सुगबुगाहट हो सकती है? अगर देवेंद्र फडणवीस अपने इस लॉन्ग टर्म एजेंडा पे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और शाह साहब बड़े आराम से बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ वो होने देंगे? अब उनकी क्या फ़ितरत है, उनकी क्या सोच है, ये तो सिर्फ़ वो जाने लीलू जी, हम और आप सिर्फ़ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, हो सकता है कि शायद वो कट्टरवादी जो फैक्शन है भाजपा संघ परिवार में, उनको थोड़ा उकसाने के लिए ये ये कर रहे होंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक तो इसमें 2 इस प्रश्न के 2 भाग हैं। एक तो गडकरी जी लाइन में है, कतार में है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी है, उसके बाद अमित शाह खुद है, ठीक है? तो एक लंबी कतार है और कतार में ये चौथे, 5वें नंबर पे है। तो ये इन सब महारथियों को सुपरसीड कर पाएँगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक बड़ा चक्रव्यूह है। और मोदी जी के मतलब ये भाजपा जो आज की भाजपा है, ये सिर्फ़ इसमें एक ही इंसान सर्वोच्चम है, बाकी सब तो कठपुतलियाँ है। तो क्या वो सर्वोच्चम जो अपने आप को अवतार कहता है भगवान के, क्या वो भगवान तैयार करेंगे, ये उनके ऊपर है, ठीक है? पहली नहीं, बात तो लेकिन ये है। आपने ध्यान अब होगा अभी बाकी 2-3 दिन पहले पुष्पराज एक नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। वो 2-3 दिन पहले का ही स्टेटमेंट है और उसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं तो जाति, धर्म और इन सारी चीज़ों से ऊपर हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नितिन गडकरी के पत्ते काटने में लग गए हैं अब देवेंद्र फडणवीस, ये भी एक खेल हो सकता है? हो सकता है मतलब दोनों नागपुर से ही है और हुँ, गडकरी जी को उनका जितना जो वोट पड़ता है वो ईस्ट नागपुर से पड़ता है, उधर मुसलमान बड़े तादाद में हैं और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक उनके पब्लिक स्पीचेज़ रहे हैं गडकरी जी के, वो भी थोड़ा लिबरल ही है, इतना भी कट्टरवादी तो है दिखाया नहीं कभी उन्होंने, मुसलमान को साथ लेके ही वो काम करते हैं। तो शायद उनको काटने के लिए ये एक सोची-समझी गई रणनीति हो फडणवीस जी की, ये हो सकता है। लेकिन
4 साल और है। अभी इसके ऊपर टिप्पणी देना आई थिंक बहुत ही प्रीमेच्योर होगा मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है जैसे मैं कह रहा था मेरी जो जो दूसरा मेरा अंक था यही था कि पिछले 6 सालों में भाजपा ने चोरी करके 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में चुनाव होने नहीं दिए हैं। उसका उन सबके बजट मिला के सालाना 1.3 लाख करोड़ है और ये खुद फडणवीस जी खुद चलाते हैं सीईओज़ के थ्रू। तो अफ़सरों के ज़रिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी जस्टिस सूर्यकांत जो है, उनके सामने केस सामने है और सब लोग यही आशा कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग अप्रैल नहीं तो अप्रैल और अक्टूबर के बीच में चुनाव घोषित हो जाएँगे। तो मुझे लग रहा है ये जो सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं ना, ये सोची समझी गई एक रणनीति है ताकि महाराष्ट्र की स्थिति गड़बड़ा जाए और फिर से वो वही डिलिमिटेशन करेंगे जो असम में की थी उन्होंने, कि मुसलमान एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट ना हो और पूरा जो हिंदू समाज है उसको मुसलमान पे फ़ोकस करा दिया है, मतलब मुसलमान के विपरीत, मुसलमान के खिलाफ उनको लगा दिया जाए और ना कि आर्थिक और सामाजिक जो तनाव है उसके ऊपर उनका ध्यान रहे, ताकि नहीं वो तो चुनाव कृष्णा, ये जीत सकें। मैं मैं आपकी जब बातें सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औरंगज़ेब की पूरी कहानी के पीछे ये जिस तरीके से प्ले आउट हो रही है, इसके क्या बहुत सारे अंग हैं। एक डिलिमिटेशन से जुड़ा है, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जुड़ा हुआ है, एक दंगे भड़काने की स्थिति से है, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है जो देवेंद्र फडणवीस अपना देख रहे हैं 2029 का। कितने सारे एंगल्स हैं स्टोरी के और कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज़ करने की ऐसा लग रहा है कोशिश की जा रही है। देखिए, अ, कोई भी राजनेता जब कोई कदम अति जो मतलब जो सीनियर राजनेता होता है, जब कदम लेता है वो चेस ही खेलता है। कोई एक कदम का सिर्फ़ एक आउटकम नहीं होता है, कई आउटकम हो सकते हैं, उसके कई दिशाएँ ले सकते हैं, एक रास्ते के कई मार्ग हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं, डेस्टिनेशंस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके कई सारे एक तो महाराष्ट्र में आप देखिए कि जो कट्टरवादी फैक्शन है भाजपा में भी, संघ में भी, वो कई समय से रेस्टलेस है, उत्तेजित रहा है। जब से नीलेश राणे रहे, आपको याद होगा कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के पहले उन्होंने पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में कई दंगे करवाए थे। नीलेश राणे ने भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो ये भी हो सकता है कि फडणवीस जी इन सबको वन-मैनशिप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि जो अ, बड़ी एस्पिरेशंस उनकी है, उनकी जो आकांक्षाएँ है, उनको बढ़ोतरी देने के लिए वो गडकरी जी, योगी जी और ये जो अमित शाह जी है, उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो अभी जो हाल में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसको विशिएट करने की ये एक रणनीति है। ये निश्चित तौर पे मतलब समझ आ रहा है। हम लोग जो प्रगतिशील मूल्य है उसकी बात करें, ये बिल्कुल सही है और मतलब करनी भी चाहिए, लेकिन उनका एजेंडा सोचा-समझा गया है। उनका एजेंडा सिर्फ़ ध्यान भड़काओ, लोगों को उत्तेजित करो और उनको उत्तेजित करके उनसे वोट छीन लो। ये उनका एक टूल किट रहा है। तो अगर आपकी जनता, आपके जो दर्शक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके कई सारे दर्शक महाराष्ट्र से हो, अगर वो ये बात देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप वो पुराना ऐड नहीं है जागो ग्राहक जागो, राइट? तो यही है कि जागो महाराष्ट्र जागो। आपको जो हो रहा है उसके आगे देखिए, इनका क्या एजेंडा है, इनका क्या टूल किट है। आप जनता जनार्दन है, आपको पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपसे आपकी चॉइस आपका वोट छीनने की कोशिश हो रही है, ये एक षड्यंत्र है आपके खिलाफ। सोचिए, समझिए और इस झांसे में मत फँसिए। यही मेरी अपने जो प्रगतिशील महाराष्ट्रियन हैं उनसे सलाह होगी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन जो भी हो रहा है महाराष्ट्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको देखना चाहिए कि असली खेल क्या है? पर्दे के पीछे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? उनका इंटेंशन, उनकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश और भावनाओं को उत्तेजित करना, इससे किसको लाभ होता है यहाँ पर ये भी समझने की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।